हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस एजुकेशन चैनल एग्ज़ाम एग्जीक्यूटेड में। तो मैं इस बार फिर से आपके लिए मैथमेटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल लेके आया हूँ, जो कि आने वाली एग्ज़ामों में बहुत लाभदायक होंगे। ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 12 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉफिट और प्रॉफिट और लॉस वाले, या क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, जो हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की जो बात करते हैं उस वाले चैप्टर में से है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 12 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो दोनों में वो विक्रय मूल्य की बात कर रहा है। देखो, किसी चीज़ को बेच रहे हैं मतलब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। इसमें भी 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, मतलब 12 वस्तुओं को जो बेचने पर दुकानदार को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए एक ट्रिक है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो कम वस्तु है, जो विक्रय मूल्य वाली है, जिसमें विक्रय मूल्य लिखा है, वो वस्तुओं को हम लिखेंगे ऊपर और अपॉन में लिखेंगे। अब अपॉन में क्या करना है, देखिए ये जो विक्रय मूल्य वाली वस्तु है, 4 वस्तुओं को विक्रय मूल्य, ये देखना है कि हानि हो रही है, लाभ हो रहा है। अभी देखिए इसमें हानि हो रही है, तो हानि हो रही है तो नीचे हम हमेशा कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य लिखते हैं हमेशा। जो बेस वैल्यू होती है हमेशा वो क्रय मूल्य की होती है, ये याद रखना, ये पूरे चैप्टर में अप्लाई होगी। तो अभी नीचे जो बेस वैल्यू लिखनी है, बट अगर हानि हो रही है तो हानि में क्या होता है, जो क्रय मूल्य होता है वो विक्रय मूल्य से ज़्यादा होता है। जो सेलिंग प्राइस होती है वो कॉस्ट प्राइस से कम होती है, और जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होती है अगर हानि हो रही हो। ठीक है, तभी तो हानि होगी। तो यहाँ पर हानि करने के लिए हम क्या करेंगे, 12 में से -4 कर देंगे, सॉरी प्लस कर देंगे। प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको कॉस्ट प्राइस को बढ़ाना है। बढ़ाएंगे कब, बढ़ाएंगे जब प्लस होगा। अगर माइनस करेंगे तो ये कम हो जाएगा। तो हमको कॉस्ट प्राइस को बढ़ाना है, इसलिए हमने यहाँ प्लस कर दिया। तो ये कितना हो गया, 4, और ये हो गया 16 इंटू में 100, ये 4 4 जा 16, ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सी। ठीक है, अगर यहाँ पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता तो हम, देखो लाभ है तो कॉस्ट प्राइस छोटी होती, तो हम 12 को 4 में से माइनस कर देते। ठीक है, अगर लाभ हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस कम आएगी, अगर लॉस हो रहा है या हानि हो रही है तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा आएगी। और ये ऐसे सवालों में सब में एप्लीकेबल है, जरा से में आंसर आ जाता है। ठीक है, तो बस ये चीज़ देखनी है कि विक्रय मूल्य की संख्या कौन सी है, और हानि हो रही है, हानि हो रही है या लाभ हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 25% हानि की जगह 25% लाभ में बेचा जाए तो किसी वस्तु को 100 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है कि अगर हम 25% हानि की जगह 25% लाभ में कोई वस्तु को बेच रहे हैं तो 100 रुपये अधिक प्राप्त हो रहे हैं या 100 रुपये हमें अधिक मिल रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में एक ट्रिक होती है, कैसी कि मान लीजिए यहाँ पर हम 0 लिख रहे हैं, तो माइनस हानि है तो माइनस में जाएगा, तो ये हो जाएगा -25। ठीक है, और प्लस में जा रहे हैं तो ये हो जाएगा +25। अब मैंने बोला था कि कोई भी चीज़ अधिक हो तो उसमें माइनस होता है। तो देखिए -25 से +25 में जा रहे हैं, तो इनका जो डिफरेंस आएगा तो वो कितना आएगा, 50 आएगा। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 100 के। ठीक है, तो ये आ जाएगा 100 के बराबर हो गया क्या, 50। एक की वैल्यू निकाल लेंगे तो 100 अपॉन में 50, परसेंटेज निकालना है, 100 आ जाएगा, ये 0 से 0, ये 5 2 जा 10, मतलब 200 आंसर आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसमें 2-3, अगर जैसे यहाँ पर लाभ और लाभ होता तो 0 के पास ये आ जाता, यहाँ कहीं कुछ लिखते, मान लीजिए 10 आया तो यहाँ आ जाता। ठीक है, और हमको डिफरेंस लेना है तो माइनस हो जाता, तो प्लस प्लस में क्या हो जाता, अगर दोनों प्लस हैं तो माइनस हो जाता, अगर दोनों माइनस हैं तो भी माइनस हो जाता। ठीक है, अगर माइनस प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा, अगर प्लस और माइनस है तो भी प्लस होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। और अगर ना समझ में आए तो मैंने ये मेथड आपको बता ही दी है कि -25 हानि है तो माइनस में आएगा, और लाभ है तो प्लस में आएगा। दोनों का अगर आप डिफरेंस लेंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है,
50 को हमको हमारा डिफरेंस आया 50, क्वेश्चन के हिसाब से 100 रुपये अधिक हो रहे थे, तो 100 को 50 के इक्वल रख दिया, 50 नीचे आ गया, कैंसिल करेंगे तो 200 आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रेशो से लिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामों में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दूध और पानी में रेशो 7:5 में 15 लीटर पानी मिलाने के बाद जो रेशो बनता है वो 7:8 हो जाती है। नए मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 7 और 5 रेशो थे, 15 लीटर पानी मिला दिया, रेशो चेंज हो गया, 7:8 हो गया, नए मिश्रण में पानी की मात्रा क्या है ये निकालना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगर ट्रिक से करा जाए तो देखिए ये 7:5 जो रेशो गिवन है वही लिखा है मैंने, ये दूध का रेशो है, ये पानी का रेशो है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। 15 लीटर हम क्या ऐड कर रहे हैं, पानी ऐड करें, तो रेशो किसका चेंज होना चाहिए, पानी का। दूध का रेशो बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, हमारे रेशो में सिर्फ दूध पानी का ही चेंज हो रहा है रेशो, दूध का वही है, 7 का 7। तो कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, तो कितना हो रहा है, 5 से 8, 3 चेंज हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से 3 चेंज हो रहा है, हमने मिलाया कितना था, 15। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 3 से डिवाइड कर दिया, 3 5 जा 15, एक की वैल्यू 5 आ गई। अब नए मिश्रण में पानी की मात्रा क्या है, तो नया मिश्रण कौन सा है, ये नया मिश्रण है, पुराना हमारा ये था, तो ये हमारा दूध का रेशो है, ये हमारा पानी का रेशो है। तो नया मिश्रण कितना है, 8, एक की वैल्यू कितनी है, 5, 8 5 जा 40, 8 का इंटू 5 में कर देंगे, 40 हो जाएगा। अगर वो नए मिश्रण में दूध की मात्रा पूछता है तो 5 का इंटू 7 में कर देंगे, तो 7 5 जा 35 आ जाएगा। तो अभी आंसर कितना आ रहा है, क्योंकि हमको पानी की मात्रा ज्ञात करनी थी तो 40 आएगा, तो मतलब ये हमारा ए आंसर आएगा। ठीक है, आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 6 संख्याओं का औसतन 30 है, यदि पहली 4 संख्याओं का औसतन 25 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसतन 35 है, तो जो फोर्थ नंबर की संख्या है वो क्या होगी, या फोर्थवी संख्या क्या होगी। तो ये एवरेज का क्वेश्चन है, औसतन का क्वेश्चन है ये। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। देखिए एवरेज में सबसे बड़ी जो मेन जो टर्म होती है वो क्या होती है कि अगर आप किसी भी औसत को, औसत या एवरेज नंबर को, जैसे औसत यहाँ पर कितनी है 30, उसको आप उसकी जितनी भी नंबर है, टोटल नंबर है, जैसे 6 है, यहाँ पर 6 संख्याएं टोटल हैं, उनका औसतन 30 है। जब भी आप उसकी संख्या से इसको इंटू करेंगे तो उसमें टोटल जितना भी रहेगा उसमें टोटल, जैसे ये औसतन है, औसतन तो एवरेज तो आपको पता ही होगा, लगभग एक वैल्यू जो बीच की आती है वो निकल के आती। आपको टोटल जितना भी टोटल वैल्यू है वो नहीं पता रहती। तो टोटल वैल्यू पता करने के लिए आपको औसत का नंबर ऑफ संख्या में, नंबर ऑफ टर्म में इंटू करना पड़ेगा। तो जो टोटल आएगा वो आ जाएगा आपका 180। ठीक है, तो ये 180 आ गया आपका। यदि पहली 4 संख्याओं का औसतन कितना है 25, देखिए टोटल 6 संख्याएं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 और ये 6 है। तो हमने सबका टोटल निकाल लिया, सारी संख्याओं का टोटल कितना आया 180। अब वो पूछ रहा है यदि पहली 4 संख्याएं, मतलब ये वाली पहली 4 संख्या, तो इन 4 संख्याओं का टोटल, इन 4 संख्याओं का औसतन दे रखा है, हम टोटल निकाल लेते हैं। तो 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा 9 10, 100 आया। तो पहली 4 संख्याओं का औसतन टोटल कितना आया 100। अंतिम 3 संख्याओं का औसतन, ये रही अंतिम 3 संख्याएं, इनको हमने इनका औसतन कितना दे रखा है 35, तो इनका हम टोटल निकाल लेते हैं। तो इनका टोटल आ जाएगा 5 3 जा 15 एंड 105। ठीक है, और अब उसने क्या पूछा है, फोर्थ वाली संख्या, मतलब 1 2 3 4 ये वाली संख्या का कितना नंबर है या कितने मार्क्स मान लीजिए। ठीक है, ये वाली संख्या के कितनी वैल्यू है, तो वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये वाली संख्या 2 बार जुड़ जाएगी, फिर टोटल में से माइनस कर देंगे तो निकल आएगी कैसे, देख लीजिए। 205 हो गए, तो 205 टोटल कितना था 180, तो ये कितना हो जाएगा 5, 10 में से 8 गए 2, तो ये आंसर आ जाएगा इसका हाँ, तो ये आ जाएगा आपका 25। ठीक है, तो फोर्थ जो वैल्यू है वो आपकी कौन सी है 25 है, उसकी जो वैल्यू है वो है 25। ठीक है, समझ में आया आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 624 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो ये वाले जो क्वेश्चन हैं वो ये भी रेशो से ही रिलेटेड होते हैं। मध्य अनुपाती में एक ट्रिक लगती है या जो मेथड है, जो भी मान लीजिए, वो क्या लगती है कि जो बीच के टर्म्स हैं उनको हम x मान लेते हैं, ये x और ये 24, ठीक है। यहाँ पर एक और रेशो लगा दी। इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई और सेकेंड और थर्ड का मल्टीप्लाई मध्य अनुपाती के लिए। 6 × 24 = x × x। तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24 और 6 2 12 का 13 14 और ये हो जाएगा x², ये स्क्वायर इधर आके अंडर रूट हो जाएगा, 12 आंसर आएगा इसका। बिल्कुल इजी था। मध्य अनुपाती में दोनों बीच की जो सेकंड और थर्ड टर्म आती है वो x होती है, और जो इसका मल्टीप्लाई करते हैं वो कैसे करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा और 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा मध्य अनुपाती में। एक ही ट्रिक लगती है ये वाली। अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है आपका, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उसमें से एक 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ये थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गया। ठीक, तो मैं एक बार और बता देता हूँ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार है वो 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करी। ठीक है, तो देखिए, अगर एक जो पॉलिटिशियन है जो भी ये हार गया है वो कितने मतों से हारा है, 30% मत से। तो जो कोई जीता होगा वो 70% से जीता होगा। ठीक है, और इन दोनों के अंतर से वो कितना, मतलब हार जीत का अंतर कितना है उसका, 16,000 मतों से जो है वो हार गया। तो इन दोनों के अंतर से हारा है तो इनका भी अंतर ले लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, 40%। बस इस 40% को आप इस 16,000 के इक्वल में रख दीजिए। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 4 4 जा 16, ये 400, ये 1% की वैल्यू 400 आई, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40,000। ठीक है, ओके, तो 40,000 इसका फाइनल आंसर होगा, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, तो देखिए, जिसको ऑलरेडी आते हैं तो वो अपनी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं साथ ही साथ, और जिसको ना आता हो वो ये वीडियो, मतलब इसको पूरे को जो भी सॉल्यूशन है उसको भी ध्यान से देखें और क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़े। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तभी आंसर सही आएगा, और जो जिसकी प्रैक्टिस जिसको आता है वो अपनी प्रैक्टिस भी कर सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर खत्म होता है। अगला क्वेश्चन देख। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तथा यह आयत की लंबाई से दुगना है। आयत का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, आयत इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। आयत हो गया आपका रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल तो आपको पता ही होगा। रेक्टेंगल ऐसा होता है, आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, ये होता है रेक्टेंगल। विकर्ण मैं बता दूं इंग्लिश मीडियम वालों को कि यहाँ विकर्ण डायगोनल को बोलते हैं, ये डायगोनल। ठीक है, तो एक आयत का विकर्ण कितना दे रखा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ ताकि देखने में आसानी होगी। तो ये आपका आयत है, रेक्टेंगल है, इसका एक विकर्ण है मतलब डायगोनल है, जो कि आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है तथा ये आयत की लंबाई से दुगना है। देखिए, आयत की एक लंबाई होती है, मैं इसको लंबाई मान लेता हूँ, ये लंबाई, ये चौड़ाई। ठीक है, ये लंबाई ये चौड़ाई, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लंबाई मान लो या चौड़ाई मान लो, तो मैं इसको लंबाई मान लेता हूँ। तो आयत की लंबाई से दुगना है। ठीक है, तो ये जो आपका जो डायगोनल है, जो विकर्ण है, वो आयत की लंबाई से दुगना है, तो आयत की लंबाई आधी होगी, तो एल आपका हो गया 5। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, आयत का क्षेत्रफल अगर आप ज्ञात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका, आयत का क्षेत्रफल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, एक मिनट, आयत का क्षेत्रफल कितना है, ओके, आयत का क्षेत्रफल, ओके, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ जो होता है वो एरिया फाइंड आउट करने के लिए होता है, या क्षेत्रफल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल फाइंड आउट, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, पर हमारे पास लंबाई तो है, चौड़ाई है नहीं, तो अभी ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर नहीं आएगा। बट हमारे पास डायगोनल है या विकर्ण है, तो विकर्ण का भी एक फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, और यहाँ आ गया आपका विकर्ण डी। डायगोनल मतलब विकर्ण, ये लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ऊपर से अंडर रूट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये अंडर रूट लगा देते हैं, तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। एल की वैल्यू कितनी है,
L 5 यहाँ रखेंगे तो कितनी हो जाएगी 25, ठीक है। और प्लस ब्रेथ हमको निकालनी है, ये अंडर रूट उधर जाके स्क्वायर में हो जाएगा, तो ये 10 का स्क्वायर मतलब 100, ये 10 यहाँ रखेंगे, 10 का स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि अंडर रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये d हो जाएगा 100। तो b की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो ये 100 माइनस 25 माइनस इधर प्लस का 25 तो हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा, तो ये 75, और b का स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट होगा तो b का अंडर रूट में 75 आ जाएगा। अभी मैं इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आगे इधर से करेंगे। अब 75 है, 75 का अगर मैं अंडर रूट निकालूँ तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, मतलब 2 बार आ गया तो ये अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा 5 अंडर रूट 3। ये जो आपका आया है ये ब्रेथ आया, ठीक है, आपको ब्रेथ मिल गई, लेंथ मिल गई। अब एरिया वाले फॉर्मूला में लग दीजिए, तो 5 अंडर रूट 3 इंटू में 5, तो 5 5 ज़ा 25 अंडर रूट में 3, तो ये आपका आ गया क्या एरिया, ठीक है। लेंथ थी जो कि आपने आयत की लंबाई से दुगनी है, आयत की लंबाई से दुगनी है, जो विकर्ण 10 सेंटीमीटर है वो यह आयत की लंबाई से दुगना है, ठीक है। जो विकर्ण है वो आयत की लंबाई से दुगना है, तो आयत की लंबाई आधी हो गई, ये यहाँ से मिल गया। फिर विकर्ण का मैंने जो फॉर्मूला बताया है वो ये रहा। मैं ये जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन है, जो आयत रेक्टेंगल वगैरह इन सब के क्वेश्चन, इनके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये सब जितने भी फॉर्मूले जैसे भी ड्राइव हुए हैं, कहाँ से आए हैं कैसे आए हैं, वो सब मैं डिटेल में बताऊंगा, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि जो डायगोनल का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, एरिया का फॉर्मूला, डायगोनल मतलब विकर्ण का फॉर्मूला, एरिया मतलब क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ से हमने ब्रेथ या जो चौड़ाई है वो निकाल ली, दोनों हमको चौड़ाई मिल गई, लंबाई मिल गई, हमने इसमें फॉर्मूले में पुट कर दिया लेंथ इनटू ब्रेथ वाले में, ठीक है, एरिया के फॉर्मूले में। तो ये आंसर आ गया, आया समझ में, इसका आंसर सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, उस आयत की परिमिति कितनी होगी जिसका एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो, ठीक है। ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें भी एक आयत है, आयत मतलब रेक्टेंगल, एक ये रेक्टेंगल है। परिमिति मतलब पैरामीटर फाइंड आउट करना। देखिए मैं पैरामीटर बता देता हूँ क्या होता है। पैरामीटर मतलब अगर ये रेक्टेंगल है तो इसकी सारी जो भुजाएं हैं उनका जोड़ होता है परिमिति या पैरामीटर, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो परिमिति हमको निकालनी है, एक भुजा दे रखी है जिसकी जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये 10 है तो ये भी 10 होगी क्योंकि आमने सामने की बराबर होती हैं भुजाएं, ठीक है। और अभी विकर्ण आपको दे रखा है 26, सेम वही फॉर्मूला इसमें भी लग जाएगा। विकर्ण का फॉर्मूला मैंने बताया था, L लेंथ लंबाई, उसका स्क्वायर ब्रेथ चौड़ाई, अंडर रूट में आ जाएगा D मतलब विकर्ण, ठीक है। विकर्ण आपको दे रखा है 26, ठीक है, और ये अंडर रूट उधर जाएगा तो ये इसका हो जाएगा स्क्वायर, ब्रेथ हमको निकालनी है, चौड़ाई हमको निकालनी है, लंबाई हमारी कितनी दे रखी है 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, ठीक है। ये समझ में आया। आगे देखते हैं, ये ब्रेथ यहीं रखेंगे, 26 का जो स्क्वायर है, 26 का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर निकालने के लिए मैं एक अलग से तरीका बताता हूँ। देखिए 26 का स्क्वायर तो वैसे आसान होता है निकालना, जैसे अगर कोई बड़ा स्क्वायर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे 26 का तो हमारा यहाँ हो जाएगा 676, ठीक है, ये 100 प्लस ये ब्रेथ स्क्वायर इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 576, जो कि होता है ये स्क्वायर है उधर जाके अंडर रूट में हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 24, ठीक है। तो ब्रेथ हमारा आ गया 24, ठीक है। तो ये 24 हम यहाँ लिखेंगे 24, ये 24 और ये 24, ठीक है। अब इन चारों को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। और अगर चारों को प्लस करने का भी तरीका होता है, देखिए इसमें हम एक फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या, वो इसी से ड्राइव होता है, 2a + b। देखिए 2a हैं 2b हैं, दोनों को प्लस कर दिया, 2 कॉमन निकाल लिया तो वही है। तो परिमिति का फॉर्मूला मान लीजिए ये परिमिति, ठीक है, या इसको इंग्लिश में बोलें तो पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर का ये फॉर्मूला है। ए आपको पता ही है, बी हमने निकाल दिया। देखिए ए बी मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, वो बोलने में आ जाता है, ए बी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये 10 हो गया, ये 24 हो गया, तो ये क्या हो गया 34 हो गया, 2 का इंटू कर दो, 4 2 = 8, 3 2 = 6, 68 आंसर है, ठीक है। हाँ मैं ये बताने वाला था आपको स्क्वायर कैसे निकालना। तो देखिए स्क्वायर के लिए एक मेथड है, मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे यहाँ 26 का स्क्वायर निकालना,
तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 6 36, 2 का स्क्वायर 2 2 4, 6 2 12, दोनों को इंटू करो और उसमें 2 का मल्टीप्लाई करो। हालांकि मैं इसमें a प्लस बी स्क्वायर लगा रहा हूँ पर आसान होती है करने में। 6 6 36 हुआ, 2 2 4 हुआ, इसका स्क्वायर करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, 6 2 12, उसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 12 2 24। अब ये 24 रखना कहाँ, बस एक पीछे से एक संख्या छोड़ देना और यहाँ पर लिख देना 24, दोनों को ऐड कर दो, 6 4 3 7, 676। तो आज के लिए इतना ही। तो कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो टॉपिक आपको कठिन लगता हो उसके बारे में बताइएगा, उसके लिए हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। हालांकि मैं पूरे चैप्टरों का अलग से एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, उस पर काम चल रहा है, जैसे वीडियो तैयार होगी मैं उसको अपलोड करूँगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैथमेटिक्स अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते रहेंगे तो बेशक आपकी जो अगली एग्ज़ाम होगी उसमें मैथमेटिक्स में आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सही करके आएंगे, ठीक है। तो मेरे चैनल एग्ज़ाम एग्जीक्यूटिव को सब्सक्राइब करें, ठीक है। जय